हेलो डियर स्टूडेंट्स। सो आज के वीडियो में हम देखेंगे काइनेटिक्स ऑफ कॉन्जिक्यूटिव रिएक्शंस। ओके, तो सबसे पहले आता है कि व्हाट इज कॉन्जिक्यूटिव रिएक्शंस। कॉन्जिक्यूटिव रिएक्शंस है क्या? तो कॉन्जिक्यूटिव रिएक्शंस मीन्स द रिएक्शंस ऑफ द टाइप ए टू बी टू सी मीन्स द प्रोडक्ट ऑफ वन रिएक्शन इज कंसिडर्ड एज अ रिएक्टेंट ऑफ अनदर रिएक्शन। दिस इज नोन एज कॉन्जिक्यूटिव रिएक्शंस मीन्स वन आफ्टर द अनदर। ठीक है, जैसे इस रिएक्शन में बी क्या है, इस फर्स्ट रिएक्शन का प्रोडक्ट, तो ये रिएक्टेंट बन गया दूसरे रिएक्शन में जहां बी इज कन्वर्टिंग इनटू सी। सच काइंड्स ऑफ रिएक्शंस आर नोन एज कॉन्जिक्यूटिव रिएक्शंस। ठीक है, तो ये एक एग्जांपल है। काइनेटिक्स ऑफ कॉन्जिक्यूटिव में हम क्या क्या डिटरमाइन करेंगे? एक तो हम डिटरमाइन करेंगे ए की वैल्यू, दैट इज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए एट एनी टाइम टी। दूसरे हम डिटरमाइन करेंगे बी की वैल्यू, सी की वैल्यू, बी मैक्स और टी मैक्स। ठीक है, इस वाले वीडियो में हम ए, बी और सी का वैल्यू निकालेंगे। उसके बाद एक सेकेंड वीडियो बनाएंगे जिसमें बी मैक्स और टी मैक्स की वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे। ठीक, सो हमें ए, बी और सी की वैल्यू निकालनी है, तो हम थोड़ा सा और ब्रीफ देख लेते हैं इंट्रोडक्शन अबाउट द कॉन्जिक्यूटिव रिएक्शंस। सो कॉन्जिक्यूटिव रिएक्शंस मीन्स दिस, मान लो फर्स्ट रिएक्शन वेयर ए इज कन्वर्टिंग इनटू बी, उसका रेट कांस्टेंट है K1। सेकेंड रिएक्शन वेयर बी इज कन्वर्टिंग इनटू सी, उसका रिएक्शन या रेट कांस्टेंट है K2। ठीक है, इनिशियली मान लो जब व्हेन टाइम t इज 0 मीन्स व्हेन द रिएक्शन हैज नॉट स्टार्टेड, तो ऑब्वियसली पूरा कॉन्सेंट्रेशन या जो रिएक्शन वेसल है उसमें सिर्फ कौन होगा? रिएक्टेंट होगा A। सो इसका नंबर मान लो कॉन्सेंट्रेशन है A, तो इसका हो गया 0, इसका भी क्या हो जाएगा? 0। किसी टाइम t पे जब रिएक्शन स्टार्ट हो चुकी है एट एनी टाइम t, तो सपोज A का जो A मोल्स है उसका Y मोल्स जो है वो सपोज B में कन्वर्ट हो गया, इसका Z मोल्स जो है मान लो C में कन्वर्ट हो गया, तो बचा कितना? मान लो सपोज उसका X बचा। ठीक है, एट एनी टाइम T आउट ऑफ A मोल्स सपोज Y हैज बीन कन्वर्टेड टू B, Z हैज बीन कन्वर्टेड टू C, द रिमेनिंग नंबर ऑफ मोल्स ऑफ A दैट इज ये हो जाएगा आपका X। हियर यू कैन से दैट दिस A इज इक्वल्स टू X प्लस Y प्लस Z। ये ज्यादा अच्छे से समझ आएगा बाय टेकिंग एन एग्जाम्पल। मान लो इनिशियली हमने ए का लिया 10 मोल। ठीक है, इन 10 मोल में से सपोज 2 मोल कन्वर्ट हो गया आपके वाई में मतलब बी में, 3 मोल सपोज कन्वर्ट हो गया आपके जेड में मतलब सी में, तो एक्स मतलब जो बचा हुआ है दैट इज बचा हुआ कितना है आपका 3 + 2 5 कन्वर्ट हो चुका, तो बचेगा कितना? 5। तो यहां से आप देखो ये जो 10 है विच इज ए, ये इक्वल है किसके? 5 + 2 + 3 के, दैट इज एक्स प्लस वाई प्लस जेड। सो ये आपका आएगा मैथमेटिकल रिलेशन फ्रॉम कॉन्जिक्यूटिव रिएक्शन। ओके, नाउ हमको क्या निकालनी है? ए, बी, सी की वैल्यू। तो सबसे पहले हम निकालते हैं ए की वैल्यू। तो ए किस में है? ए है फर्स्ट रिएक्शन में वेयर ए इज कन्वर्टिंग इनटू बी, और किसी रिएक्शन में नहीं है। ठीक है, तो इसलिए हम पहली रिएक्शन कंसिडर करते हैं वेयर ए इज कन्वर्टिंग इनटू बी वेयर द रेट कांस्टेंट इज K1। ऑब्वियसली अब यहाँ पे रेट ऑफ द रिएक्शन कैन बी रिटन इन बाय 2 फॉर्म, 2 तरीके से लिख सकते हैं। एक तो बाय डेफिनेशन से क्या होता है? रेट इज चेंज इन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट विद चेंज इन टाइम। तो रिएक्टेंट की सेंस से भी लिख सकते हैं, प्रोडक्ट में भी। अगर रिएक्टेंट की सेंस में लिखे इसका तो क्या होगा? माइनस चेंज इन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A बाय dt, और अगर प्रोडक्ट की सेंस में लिखे तो चेंज इन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B बाय t। ऐसा क्यों? बिकॉज रिएक्टेंट है, टाइम के साथ क्या होता है? रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज, इसलिए उस डिक्रीज को शो करते हैं बाय नेगेटिव साइन, और प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन होता है इंक्रीज, और उस इंक्रीज को शो करेंगे विद द पॉजिटिव साइन। क्लियर? अब रेट ऑफ द रिएक्शन, अब चूंकि फर्स्ट रिएक्शन के लिए इसलिए हम R1 लिख देते हैं। रेट ऑफ द रिएक्शन को और लिख सकते हैं बाय रेट लॉ। रेट लॉ क्या होता है? रेट लॉ सेज दैट द रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ऑल द रिएक्टेंट्स, और हमारे में रिएक्टेंट कौन सा है? सिर्फ ये A। तो और उस जो प्रोपोर्शनैलिटी होता है, ये साइन को हटाने के लिए कांस्टेंट लगता है, दैट कांस्टेंट इज नोन एज रेट कांस्टेंट। सो हम डायरेक्ट लिख रहे हैं R1 इक्वल्स टू K1 बिकॉज हमारा रेट कांस्टेंट K1 है, into concentration of reactant which is your A. Clear? Now for any given particular reaction, whether you calculate rate by this definition formula or by this rate law, both the values always remain same. So from here you can say that because we need to calculate the value of A, so I am taking the definition by rate this and the rate law formula of this. So I can write here minus of dA by dt, the rate by definition is equals to what? K1 into A. Take this minus over here, so it will be dA by dt equals to minus K1 of A. सेम वेरिएबल्स को एक तरफ कर देते हैं, तो ये क्या हो जाएगा?
DA अपॉन A इक्वल्स टू माइनस K1 इंटू टी। ठीक है, A चाहिए तो दोनों तरफ क्या कर दे, इंटीग्रेशन, बिकॉज डिफरेंशिएशन है, और डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन एक दूसरे के क्या होते हैं, अपोजिट, कैंसिल आउट कर देते हैं। सो इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स एंड लिमिट्स रखते हैं। मान लो इनिशियली जो है A का कॉन्सेंट्रेशन 0 टाइम पे है A0 और T टाइम पे है AT, तो A0 से AT, यहाँ पे भी टाइम लिमिट क्या आ जाएगा, 0 से T। ठीक, अब इंटीग्रेशन फॉर्मूला बस पता होना चाहिए। यहाँ पे देखो एक इंटीग्रेशन फॉर्मूला है, dx अपॉन x अगर है, इसी टाइप का है, x की जगह यहाँ पे a है। ठीक है, इसको आप लिख सकते हो ऐसे भी, 1 अपॉन एक्स dx। इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, log टू द बेस e ऑफ x, दैट इज नेचुरल लॉग ऑफ x। ठीक है, और एक और फॉर्मूला, dx अगर है तो dx का इंटीग्रेशन क्या होता है, x, वैसे यहाँ पे dt है तो dt का भी क्या होगा, t। तो फॉर्मूला पुट करेंगे तो डायरेक्ट क्या आ जाएगा यहाँ पे, log टू द बेस e ऑफ a। ठीक है, x की जगह a है, और लिमिट्स रख दो विच इज A0 टू AT इक्वल्स टू, यहाँ पे माइनस K1 क्या है, कांस्टेंट, उसको बाहर कर देते हैं, तो ये हो जाएगा माइनस ऑफ K1 और सिर्फ dt का इंटीग्रेशन होगा 0 से लेके t। ठीक, लिमिट्स पुट करते समय ध्यान रखना, हमेशा हायर लिमिट को पहले पुट करते हैं, माइनस लोअर लिमिट। तो अगर इसी में हम लिमिट्स को पुट करें तो क्या होगा, तो अपना आ जाएगा log टू द बेस e हायर लिमिट दैट इज AT, ओके, माइनस लोअर लिमिट दैट इज log टू द बेस e ऑफ A0। इस तरफ क्या है, माइनस K1, हायर लिमिट क्या है आपका T, और लोअर लिमिट क्या हो जाएगा 0। ठीक है, फिर यहाँ एक और फॉर्मूला लगेगा, कौन सा, log वाला। वी नो दैट log ऑफ m माइनस अगर log ऑफ n है इक्वल्स टू क्या होता है, वो डिवीजन में आ जाता है अगर एक साथ लिखना है तो। इसी की जगह यहाँ प्लस होता है तो हियर इट विल बी m इंटू n, बट यहाँ माइनस है तो m डिवाइडेड बाय n। तो सेम यहीं पे अप्लाई करेंगे, तो log टू द बेस e ये आ जाएगा AT अपॉन A0 इक्वल्स टू माइनस K1 ऑफ t। क्लियर, अब इस log को हटाना है क्योंकि हमें AT चाहिए तो log हटना चाहिए। तो फिर एक फॉर्मूला लगाएंगे कि अगर e का पावर अगर log टू द बेस e है, ठीक है, यहाँ पे कोई भी वैल्यू है, सपोज x वैल्यू है, तो इसका आंसर क्या होगा, ये x, मतलब log के साथ जो वैल्यू है वो उसका आंसर। फॉर एग्जाम्पल अगर e log टू द बेस e और x की पावर n है सपोज, तो इसका आंसर x की पावर n, जो भी वैल्यू होगी यहाँ पे वही इसका क्या होगा, आंसर। मीन्स ये और ये कैंसिल आउट हो जाएगा। सिमिलरली हम क्या करते हैं, दोनों तरफ e की पावर कर देते हैं, तो ये हो जाएगा e log टू द बेस e, और ये आ जाएगा AT अपॉन A0 इक्वल्स टू, इधर भी करना पड़ेगा, e की पावर माइनस K1 ऑफ t। फिर ये और ये कैंसिल आउट हो गया, बचेगा क्या, AT अपॉन ये हो जाएगा A0 इक्वल्स टू e की पावर माइनस K1 ऑफ t। AT चाहिए, इसको यही रखो, A0 इधर, तो ये हो जाएगा AT इक्वल्स टू A0 e की पावर माइनस K1 ऑफ t। सो ये आ गई हमारी रिक्वायर्ड AT की वैल्यू। क्लियर, नाउ अपना एम है B की वैल्यू को निकालना। B की वैल्यू देखो, उसके लिए हमें रिएक्शन देखनी पड़ेगी A टू B, B टू C, और यहाँ रेट कांस्टेंट है K1 और यहाँ K2। तो यहाँ ध्यान दो कि जो B है वो फर्स्ट रिएक्शन में भी है एज अ प्रोडक्ट, और B जो है वो सेकेंड रिएक्शन में भी है एज अ रिएक्टेंट। क्लियर, तो B के लिए यहाँ पे दो रेट आ सकते हैं। अगर बाय डेफिनेशन अगर देखें, चेंज इन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B बाय dt फॉर द फर्स्ट रिएक्शन क्या होगा, क्योंकि फर्स्ट रिएक्शन के लिए ये प्रोडक्ट है तो इसलिए यहाँ पे जो रेट है वो पॉजिटिव dB बाय dt आएगा। सेकेंड रिएक्शन के लिए जो B है वो रिएक्टेंट है, तो उसके लिए अगर R2 लिखेंगे तो क्या आएगा, माइनस, बिकॉज रिएक्टेंट है, dB बाय dt। ठीक है, अब फर्स्ट रिएक्शन के लिए रेट इक्वेशन है, या रेट है फर्स्ट के लिए, तो रेट ऑफ फर्स्ट रिएक्शन कैन बी रिटन बाय रेट लॉ दैट इज K1 इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A, एंड रेट फॉर द सेकेंड रिएक्शन कैन बी रिटन एज K2, और सेकेंड रिएक्शन का रिएक्टेंट है B, इसलिए कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B। ठीक है, तो अगर ओवरऑल फॉर्मेशन देखें, ओवरऑल फॉर्मेशन किसका, B का, ओवरऑल फॉर्मेशन ऑफ B दैट इज dB बाय dt अगर देखा जाए तो जो फर्स्ट रिएक्शन का होगा वो प्लस सेकेंड रिएक्शन का है ना, दैट इज दिस और ये। ठीक है, सो फर्स्ट रिएक्शन प्लस सेकेंड रिएक्शन, फर्स्ट रिएक्शन में तो ये पॉजिटिव है, दैट इज ये इसकी वैल्यू, मतलब ये हो जाएगा K1 इंटू A। सेकेंड रिएक्शन के लिए अगर देखा जाए तो सेकेंड रिएक्शन में dB बाय dt क्या होगा, ये माइनस को हमें यहाँ हटाना पड़ेगा। तो यहां से अगर देखें तो इसका आंसर क्या आएगा, सेकेंड रिएक्शन के लिए फॉर्मेशन निकालना ना, फॉर्मेशन मतलब पॉजिटिव होना चाहिए,
तो यहाँ पॉजिटिव करने के लिए माइनस को इधर शिफ्ट करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस K2 ऑफ B। तो दिस इज फॉर सेकेंड रिएक्शन, दिस वॉज फॉर द फर्स्ट रिएक्शन। तो सेकेंड के लिए करेंगे तो माइनस K2 इंटू बी, और ये इक्वल आ गया किसके, द ओवरऑल फॉर्मेशन ऑफ B। आई थिंक क्लियर है। इसके बाद सिर्फ क्या करना है, ए वैल्यू हमने कैलकुलेट कर चुकी है, ये उसको सब्सटीट्यूट करेंगे। तो ए की वैल्यू सब्सटीट्यूट करने से क्या आएगा, ये हो गया आपका dB बाई dt विच इज योर लेफ्ट हैंड साइड। यहाँ पे एक हमको सब्सटीट्यूट करना है किसकी, ए की वैल्यू। तो ये हो गया K1 पहले से यहाँ पे A नॉट ई की पावर क्या हो जाएगा माइनस K1 ऑफ T माइनस ये K2 इंटू क्या दिया हुआ है B। ठीक है, तो हमें B कैलकुलेट करना है। तो B कैलकुलेट करने के लिए हमें B को एक तरफ कर देते हैं, बाकी A को एक तरफ। तो ये आ जाएगा dB बाय dt, इसको इधर करेंगे तो प्लस K2 इंटू बी इक्वल्स टू K1 A नॉट ई की पावर माइनस K1 ऑफ T। क्लियर हो रहा है। अब बस हमें यहाँ पे इंटीग्रेशन में मैथमेटिक्स अप्लाई करनी है। इसके लिए हम एक इंटीग्रेशन फैक्टर चूज करेंगे। इंटीग्रेशन फैक्टर होगा आपका e की पावर K2 ऑफ T। इस इंटीग्रेशन फैक्टर को e की पावर K2 ऑफ T को आपको लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड दोनों तरफ मल्टीप्लाई करना है। तो क्या आएगा, इधर मल्टीप्लाई कर देती हूँ तो ये हो जाएगा e की पावर K2 ऑफ T, इधर भी मल्टीप्लाई कर देती हूँ तो ये हो जाएगा इंटू e की पावर K2 ऑफ T। वैसे भी लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड मतलब इक्वेशन में दोनों तरफ अगर कोई चीज मल्टीप्लाई करते हैं तो उससे इक्वेशन में कोई चेंज नहीं आता। ठीक है, क्लियर। इसको अंदर मल्टीप्लाई करो तो ये आ जाएगा dB बाय dt e की पावर K2 ऑफ T प्लस K2 इंटू बी ई की पावर K2 ऑफ T। ठीक है, ब्रैकेट ओपन किया बस, K1 और ये हो जाएगा A नॉट ई की पावर, अगर इसको कंबाइन करके लिखे तो ऐसे लिख सकते हैं K2 माइनस K1 ऑफ T, क्योंकि मल्टीप्लाइड फॉर्म में है। अब यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान से देखो, ये जो फॉर्म है इसको मैं लिख सकती हूँ एज d बाई dt ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B ई की पावर K2 ऑफ T। ठीक है, कैसे, मान लो मैं इसको मानती हूँ एक u फंक्शन है और ये वाले को v फंक्शन। तो u इंटू वी अगर कोई है फंक्शन और उसका डिफ्रेंशिएशन होना है, फॉर्मूला लिख लेते हैं। जैसे मान लो d बाई dt और u इंटू वी करके है, तो इसको कैसे डिफ्रेंशिएट करते हैं, फर्स्ट इंटू डिफ्रेंशिएशन ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड इंटू डिफ्रेंशिएशन ऑफ फर्स्ट, ये फॉर्मूला है। तो मैंने यहाँ u माना, मान लो b है, v माना ये। अगर मैं इसी को इस फॉर्मूले में अप्लाई करके करूं तो कैसे करूंगी, फर्स्ट दैट इज योर u इंटू डिफ्रेंशिएशन ऑफ सेकेंड। तो डिफ्रेंशिएशन ऑफ सेकेंड मतलब e की पावर K2t का डिफ्रेंशिएशन कैसे होगा, e की पावर K2t का आंसर क्या होता है, e की पावर K2t इंटू K2 दैट इज योर कांस्टेंट प्लस सेकेंड कौन सा है, e की पावर K2t इंटू डिफ्रेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन है dB अपॉन dt। ठीक है, इसको अरेंज करके लिखे तो ये क्या आएगा, K2 e की पावर K2t इंटू बी प्लस ये हो जाएगा dB बाय dt e की पावर K2 ऑफ T। अब इस इक्वेशन को और इस इक्वेशन को ध्यान से देखो, ये देखो ये और ये एज इट इज है, मतलब इस पूरे की जगह आप ये वाला जो टर्म है इसको नोट कर सकते हो। समझ आ रहा है, तो इस पूरे की जगह मैंने इसको लिख दिया तो ये क्या हो जाएगा, d बाई dt ऑफ b e की पावर K2 ऑफ T। कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि इसको एक्सपैंड करोगे तो आपको यही मिलेगा। ठीक, और ये एज इट इज दैट इज K1 A नॉट ई की पावर K2 माइनस K1 ऑफ T। ठीक, नाउ क्या करो, dt को इस तरफ लेके जाओ तो ये हो जाएगा d ब्रैकेट में क्या बचेगा आपका b e की पावर K2 ऑफ T इक्वल्स टू, इधर हो जाएगा K1 इंटू A नॉट ई की पावर K2 माइनस K1 ऑफ T। देख लो वही है, K1 इंटू ई की पावर K2 माइनस K1 ऑफ T और इधर आ जाएगा आपका dt। अब क्या करो, d हटाना है तो दोनों तरफ क्या करेंगे, इंटीग्रेशन। यहाँ का ये इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन कैंसिल, सिर्फ बचेगा क्या, b e की पावर K2 ऑफ T इक्वल्स टू, इंटीग्रेशन करते समय कॉन्स्टेंट्स बाहर होने चाहिए तो इसको बाहर कर दो, K1 A नॉट और इंटीग्रेट होगा सिर्फ क्या, e की पावर K2 माइनस K1 इंटू T इंटू dt। ठीक है, सो यहाँ पे तो ये एज इट इज रहेगा, राइट हैंड साइड सॉल्व करते हैं। सो यहाँ पे e की पावर ax ऐसा कुछ है, तो इसका अगर इंटीग्रेशन करते हैं तो क्या होता है, आंसर क्या होता है, e की पावर ax अपॉन a,
मतलब जो भी कांस्टेंट है वो डिवीजन में आता है। मल्टीप्लाई होता मतलब डिफरेंशिएशन होता तो मल्टीप्लाई फॉर्म में आएगा, लेकिन इंटीग्रेशन है तो जो कांस्टेंट है वो डिवीजन फॉर्म में आता है। तो अगर इसको सॉल्व करें तो क्या आएगा, k1 इंटू ए नॉट, और ये हो जाएगा e की पावर k2 माइनस k1, मतलब a अपॉन k2 माइनस k1। चूंकि हमने लिमिट्स नहीं यूज की तो हमें यहाँ यूज करना पड़ेगा इंटीग्रेशन कांस्टेंट विच इज IC। क्लियर। और ये आपका जो लेफ्ट हैंड साइड है वो तो एज इट इज रहेगा। नाउ हमें टास्क रहेगा IC, दैट इज इंटीग्रेशन कांस्टेंट की वैल्यू निकालना। तो इसके लिए हम यूज करेंगे लिमिटिंग कंडीशन। लिमिटिंग मतलब जब टाइम 0 था तो ऑब्वियसली सिर्फ A का वैल्यू, मतलब A का कॉन्सेंट्रेशन A था, लेकिन B भी 0 था और C भी 0 था। तो वही ले लेते हैं, B क्या होगा आपका 0। तो T को 0 पुट करो और B को भी 0, तो यहाँ पुट करेंगे तो पूरा 0 आ जाएगा। E की k1 a नॉट, और ये e की पावर 0, किसी का भी पावर अगर 0 लगते तो इसका आंसर क्या आता है, हमेशा 1। तो ये हो जाएगा 1 अपॉन k2 माइनस k1 प्लस IC। तो यहां से IC की वैल्यू क्या हो जाएगी, इसको इधर करेंगे तो माइनस k1 इंटू ए नॉट अपॉन k2 माइनस k1। IC आ गया। इस IC की वैल्यू को इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो ये हो गया b e की पावर k2 ऑफ t इक्वल्स टू k1 a नॉट e की पावर k2 माइनस k1 ऑफ t डिवाइडेड बाय k2 माइनस k1 माइनस k1 ऑफ a नॉट अपॉन k2 माइनस k1। हमें b चाहिए, तो ये जो टर्म है इसको हटाना पड़ेगा, तो इसको आप शिफ्ट कर दो किधर, राइट हैंड साइड, और शिफ्ट होगा तो किधर जाएगा, डिनोमिनेटर में जाएगा। ठीक है। अब यह ध्यान दो, ये जो टर्म है e की पावर k2 माइनस k1, इसको अगर सेपरेट लिखे तो कैसे लिखाएगा, k1 इंटू ए नॉट अपॉन k2 माइनस k1। सेपरेट कर दे तो क्या हो जाए, e की पावर k2t इंटू e की पावर माइनस k1 ऑफ t। सेपरेट करके ऐसे लिखा जा सकता है माइनस। अब ये जब इधर लेके आऊंगी तो ये डिवीजन में जाएगा, दैट इज e की पावर k2 ऑफ t। सिमिलरली इधर k1 इंटू ए नॉट अपॉन हो जाएगा k2 माइनस k1, ये डिनोमिनेटर में आएगा। इस डिनोमिनेटर को अगर न्यूमरेटर में लिखे तो ऐसे लिख सकती हूँ, e की पावर माइनस k2 ऑफ t, और यहाँ सिर्फ क्या बचेगा फिर b। तो यहाँ देखो ये वाला टर्म क्या हो गया, कैंसिल। और इन दोनों टर्म्स में से ये जो k1 a नॉट अपॉन k2 माइनस k1 कॉमन है, तो उसको कॉमन निकाल ले तो b का वैल्यू, जो b का वैल्यू है वो क्या आएगा, देखो k1 a नॉट अपॉन k2 माइनस k1, इसको मैंने कॉमन निकाल लिया। ब्रैकेट में बचेगा आपका इसमें से e की पावर माइनस k1 ऑफ t, और इसमें से माइनस e की पावर माइनस k2 ऑफ t। क्लियर। तो ये रहेगी आपकी b की वैल्यू। ओके। अब निकालना है अपने को c की वैल्यू। c की वैल्यू के लिए देखो a b c, तो c सिर्फ सेकेंड रिएक्शन में है एज अ प्रोडक्ट। तो अगर हम लोग सेकेंड रिएक्शन के लिए रेट लिखे, दैट इज R2 बाय डेफिनेशन, क्योंकि प्रोडक्ट है तो ये हो जाएगा आपका dc बाय dt। ठीक है। सेकेंड रिएक्शन के लिए अगर रेट लॉ से लिखे तो यहाँ पे ऑब्वियसली रेट कांस्टेंट क्या था आपका k2, तो ये हो जाएगा k2 इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, और रिएक्टेंट है आपका b। सो यहाँ से आप लिख सकते हो, चाहे आप रेट इससे कैलकुलेट करो, इससे दोनों की वैल्यू सेम होगी बिकॉज इट इज फॉर द सेकेंड रिएक्शन। सो आई कैन से दैट dc बाय dt इक्वल होगा टू k2 इंटू b। क्लियर। b की वैल्यू अभी हमने कैलकुलेट किया है, b की वैल्यू अभी हमने कैलकुलेट किया है विच इज k1 इंटू ए नॉट अपॉन k2 माइनस k1 इन ब्रैकेट इट इज e की पावर माइनस k1 ऑफ t माइनस e की पावर माइनस k2 ऑफ t। सी अभी कैलकुलेट किया। सो क्या करो, इस b की वैल्यू को आप इसमें सब्सटीट्यूट कर दो और c की वैल्यू को कैलकुलेट कर दो। सिर्फ बेसिक मैथ्स यूज होगा और इजी है। ओके। सो ये हो गया k2, इसको पुट करो, ये हो गया k1 इंटू ए नॉट अपॉन k2 माइनस k1 इन दी ब्रैकेट इट इज e की पावर माइनस k1 ऑफ t माइनस e की पावर माइनस k2। ब्रैकेट ओपन करेंगे तो dc बाई dt इक्वल्स टू क्या होगा, k1 k2 इंटू ए नॉट अपॉन k2 माइनस k1 e की पावर माइनस k1 ऑफ t माइनस इसमें अंदर ये हो जाएगा k1 k2 ए नॉट e की पावर माइनस k2 ऑफ t अपॉन k2 माइनस k1। इतना क्लियर हुआ। c चाहिए, dt को इधर लेके जाओ, तो मैं यही शिफ्ट कर देती हूँ। क्या कर रही हूँ, dt को राइट हैंड साइड में शिफ्ट कर, तो ये dt यहाँ से जाके हो गया इधर। ठीक।
अब मुझे चाहिए क्या, c की वैल्यू। तो c की वैल्यू के सामने क्या लगा हुआ है, d। तो मतलब d हटाना है, d हटाने के लिए क्या करते हैं हम, इंटीग्रेशन। तो क्या कर दो, दोनों तरफ इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन में रूल है कि अगर दो टर्म्स माइनस में है और इसका इंटीग्रेशन करना है तो आप इसका सेपरेट करो माइनस इसका सेपरेट करो। मीन्स देखो क्या चेंजेस कर रही हो, दिस आपका फर्स्ट टर्म है माइनस सेकेंड टर्म इंटीग्रेशन, और यहाँ पे भी लग जाएगा क्या, डी टी माइनस दिस। तो इसका इंटीग्रेशन माइनस इसका इंटीग्रेशन, और इंटीग्रेशन में जो कॉन्स्टेंट्स है वो बाहर निकाल लेते हैं। और यहाँ तो ये कैंसिल होके सिर्फ क्या बचेगा, सी। इसमें कांस्टेंट बाहर, तो ये हो जाएगा k1 k2 a नॉट अपॉन k2 माइनस k1, और इंटीग्रेशन करेंगे e की पावर माइनस k1 ऑफ t dt। आई थिंक ये स्टेप क्लियर हो गया क्योंकि मैंने एक ही स्टेप में 3 स्टेप कर दिया। ओके, इसमें भी आप क्या कर दो, k1 k2 a नॉट अपॉन k2 माइनस k1 इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर माइनस k2 ऑफ t dt। समझ पाए क्या, कुछ नहीं किया, सिर्फ सेपरेट किया इंटीग्रेशन में। ओके, नाउ सेम फॉर्मूला जो अभी हमने सीखा, अगर e की पावर मान लो माइनस ax भी है इंटीग्रेशन में, तो इसका आंसर क्या होता है, e की पावर माइनस ऑफ ax अपॉन माइनस है तो माइनस के साथ पूरा कांस्टेंट नीचे। ठीक है, अपना यहाँ कांस्टेंट है माइनस k1, तो अगर इसको इंटीग्रेशन करूँ तो क्या आएगा, k1 k2 इंटू a नॉट अपॉन k2 माइनस k1 इंटू e की पावर क्या हो जाएगा, माइनस k1 अपॉन माइनस k1। ठीक है, फिर सेम इधर k1 k2 इंटू a नॉट डिवाइडेड बाय k2 माइनस k1, और ये हो जाएगा e की पावर माइनस k2 ऑफ t अपॉन माइनस k2। क्लियर हो रहा है, ये k1 और ये k1 कैंसिल हो गया, ये k2 और ये k2 कैंसिल हो गया। और ध्यान देना कि यहाँ माइनस है तो उस साइन का भी हमें क्या करना पड़ेगा, शिफ्ट। तो उसको लिखते हैं धीरे धीरे। सो नेक्स्ट स्टेप इज, दिस इज योर c। सो यहाँ पे देखो ये कैंसिल हो चुका है k1, तो बचेगा क्या, k2 a नॉट अपॉन k2 माइनस k1, और वो माइनस है इसलिए माइनस k2 a नॉट, ये हो जाएगा k2 a नॉट अपॉन k2 माइनस k1 इंटू क्या है आपका ये e की पावर माइनस k1 ऑफ t। तो ये जाएगा e की पावर माइनस k1 ऑफ t। क्लियर। सेकेंड टर्म में देखो k2 कैंसिल हो गया, k1 बचा है, और इस माइनस से ये माइनस क्या हो जाएगा आपका, प्लस। तो ये हो गया प्लस k1 इंटू ए नॉट अपॉन k2 माइनस k1, और यहाँ बचेगा e की पावर माइनस k2 ऑफ t, प्लस एक इंटीग्रेशन कांस्टेंट भी लगेगा क्योंकि हमने यहाँ भी लिमिट्स यूज नहीं किए। तो यहाँ भी अगर आप इंटीग्रेट करोगे तो यहाँ इंटीग्रेशन कांस्टेंट यूज करेंगे। फिर इंटीग्रेशन कांस्टेंट की वैल्यू निकालने के लिए लिमिटिंग कंडीशन यूज करो, व्हेन टाइम t 0 है तो c का वैल्यू क्या था उस समय, 0 पुट करेंगे तो 0 इक्वल्स टू माइनस k2 ऑफ a नॉट अपॉन k2 माइनस k1, e की पावर 0 तो 1 हो गई, प्लस k1 इंटू ए नॉट अपॉन k2 माइनस k1, और e की पावर क्या हो जाएगी 0, e की पावर 0 मतलब 1। ठीक है, प्लस ic चाहिए तो ic को एक तरफ रखो और ये इधर, तो ये जो माइनस है ये प्लस हो जाएगी, k2 a नॉट अपॉन k2 माइनस, और ये जो प्लस टर्म है ये इधर जाएगा तो माइनस k1 a नॉट अपॉन k2 माइनस k1। इस पूरी ic की वैल्यू को यहाँ सब्स्टिट्यूट करो तो c इक्वल्स टू माइनस k2 a नॉट अपॉन k2 माइनस k1 e की पावर माइनस k1 ऑफ t प्लस k1 इंटू ए नॉट अपॉन k2 माइनस k1 e की पावर माइनस k2 ऑफ t प्लस k2 इंटू ए नॉट अपॉन k2 माइनस k1 माइनस k1 इंटू ए नॉट अपॉन k2 माइनस k1। क्लियर। या तो आ गया c का वैल्यू, यही आपकी c की वैल्यू, या तो आप यही स्टॉप करो। लेकिन जो फिजिकल केमिस्ट्री की जो एटकिंस की बुक है उसमें c की वैल्यू को थोड़ा सा अरेंज करके लिखा है इसी इक्वेशन से, तो वहां तक चलते हैं हम लोग कि कैसे अरेंज किया है। तो सबसे पहले उसमें क्या हुआ है, सब में से ए नॉट कॉमन निकाल लो, और जो k2 माइनस k1 है वो डिविजन फॉर्म में, मतलब डिनोमिनेटर में, तो उसको डिनोमिनेटर में ही रखो। तो मैं क्या कर रही हूँ, ए नॉट को कॉमन निकाल रही हूँ, तो ब्रैकेट में क्या बचेगा, इसमें से माइनस k2 e की पावर माइनस k1 ऑफ t प्लस इसमें से k1 e की पावर माइनस k2 ऑफ t, इसमें से k2, इसमें से k1 डिवाइडेड बाय k2 माइनस k1, लिख सकती है इसको ऐसे। अब देखो ध्यान से, ये जो सेकेंड टर्म है k2 माइनस k1, मतलब अगर x प्लस वाई कुछ है
अगर मैं y प्लस एक्स लिखूं तो कोई आंसर चेंज होता है कैसे? नहीं, इनटू में भी नहीं होता और ना ही एडिशन में होता है। तो इसलिए ये जो मान लो आपका y है ये पूरा मान लो x है, तो यहाँ पे क्या है y प्लस एक्स है, तो मैं इसको सॉरी x है ये y है, तो मैं इसको y प्लस एक्स कर रही हूँ, रिवर्स कर रही हूँ ऑर्डर। सो यहाँ पे क्या आएगा a नॉट इज इक्वल्स टू सॉरी c वैल्यू है, c इज इक्वल्स टू a नॉट और ब्रैकेट में क्या है उसको सामने लिखा तो ये k2 माइनस k1 हो जाएगा सामने, है ना। ये जो k2 माइनस k1 है सामने और ये फिर आएगा बैकवर्ड, तो ये आएगा माइनस k2 e की पावर माइनस k1 ऑफ t प्लस k1 e की पावर माइनस k2 ऑफ t होल में k2 माइनस k1। क्लियर? अब फ्रैक्शंस को सेपरेट कर दो, मतलब k2 माइनस k1 एक तो इसके नीचे डिवाइड करो और ये एक इधर। तो अच्छा इसको आप ऐसे लिख दो, नहीं तो k2 माइनस में पॉजिटिव टर्म को पहले, मतलब k1 e की पावर माइनस k2 ऑफ t माइनस k2 e की पावर माइनस k1 ऑफ t डिवाइडेड बाय k2 माइनस k1। अब सेपरेट कर दो फ्रैक्शंस, सो इट विल बी a नॉट। अगर ये पूरा इससे डिवाइड होगा तो क्या आएगा 1 प्लस, और इसको इससे पूरा डिवीजन में रखो, k1 e की पावर माइनस k2 ऑफ t माइनस k2 e की पावर माइनस k1 ऑफ t डिवाइडेड बाय k2 माइनस k1। तो यही है आपका c का वैल्यू जो इस बुक में दिया हुआ है। ठीक है, तो अगर आप चाहे तो यहाँ तक भी आंसर क्लियर रख सकते हैं, लेकिन ये उतना कॉम्पैक्ट नहीं दिख रहा है, थोड़ा एक्सपैंडेड फॉर्म में, तो उसको कॉम्पैक्ट करने के लिए स्मॉलर साइज में करने के लिए ये दोनों सेम ही है। तो इस वाले वीडियो में हमने a, b और c की वैल्यू कैलकुलेट की। नेक्स्ट वीडियो में हम b मैक्स और t मैक्स निकालेंगे। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।